वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर हमने कुछ पहले जो टॉपिक्स किए थे उसमें जैसे हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें जो आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो वहाँ हमारी मदद करेंगी, वहाँ की चीज़ें यहाँ हमारी मदद करेंगी। जैसे हम देखें, क्वेश्चन जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ की फंक्शन ऑफ ए फाइनेंस मैनेजर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ ए लार्ज साइज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। कि एक फाइनेंस जो मैनेजर होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं CFO, उसका एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या फंक्शंस होते हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यदि हमें फाइनेंस मैनेजर के फंक्शन समझ में आ गए तो हम समझ जाएंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को समझने में भी मदद करेंगे। तो जैसे हम देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस जो होते हैं वो एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के फंक्शन होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर पढ़ा था कि जो फाइनेंस के अंदर होता है हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं रेजिंग ऑफ फंड्स की बात करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। जो अपने फंड्स को रेज करना है, उनको यूटिलाइज करना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो की फंक्शन है एक CFO के, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की, वो क्या होते हैं। जैसा कि हम देखें यहाँ पे फर्स्ट दिया है प्राइमरी फंक्शन, ठीक है ना। और प्राइमरी फंक्शंस के बाद हमें जो सेकंड दिया है वो क्या है आपका, सेकेंड है आपका सब्सिडरी फंक्शन। बिसाइड द कोर या प्राइमरी फंक्शन एज अबो, ए CFO हैज़ टू परफॉर्म फॉलोइंग इक्वली इंपॉर्टेंट फंक्शन एज। ये सब्सिडरी फंक्शन रहते हैं, ये प्राइमरी फंक्शंस को के बाद आते हैं ये फंक्शंस। फिर हम बात करेंगे कि जो फंक्शंस ऑफ मॉडर्न एज ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के फंक्शंस क्या हैं, हम उनकी बात करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो सब डिवीज़न भी दे रखा है हमें। जैसे आप देखें तो जो अपने फर्स्ट जो हमने पढ़े थे, फर्स्ट कौन से फंक्शन थे, प्राइमरी फंक्शन थे। तो प्राइमरी फंक्शन में भी एक क्लासिफिकेशन दिया है कि की मैनेजमेंट फंक्शन, जो आपने पढ़ा था कि फाइनेंस जो रहता है उसके अंदर जो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शन जो होते हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है। हमने एक मीनिंग डेफिनेशन भी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एज ए मैनेजमेंट फंक्शन की फॉर्म में समझा था। फिर दूसरे हम फंक्शन पढ़ेंगे, ये जो हम प्राइमरी फंक्शन पढ़ रहे हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, एक की मैनेजमेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट है की मैनेजमेंट फंक्शन। फिर हम सेकंड पढ़ेंगे फंक्शन रिलेटिंग टू फाइनेंस। अब जो की मैनेजमेंट फंक्शंस के बाद जो एक फाइनेंस मैनेजर है उसका स्पेसिफिक फाइनेंस रिलेटेड क्या फंक्शन है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, फंक्शन रिलेटेड टू फाइनेंस। अब फंक्शन रिलेटेड टू फाइनेंस हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है वो हमारी हेल्प करता है किसमें, रेजिंग ऑफ फंड्स को एक्वायर करने में, प्रोक्योर करने में, ठीक है ना। फिर एलोकेशन या इन्वेस्टमेंट करने में, फंड्स को कहाँ यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। फिर क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में करता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन है और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन रिलेटिंग विद फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं उसकी मीनिंग से रिफ्लेक्ट करते हैं। मीनिंग्स को हमने समराइज पढ़ा था, यहाँ पे हम इन चीज़ों को क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यदि हम मीनिंग्स के अंदर और आगे चलें तो आज के टाइम में जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो ये की फंक्शन और फंक्शन रिलेटेड टू फाइनेंस के अलावा और भी फंक्शंस करता है जिनको हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी फंक्शंस। सब्सिडरी फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं एज ए आपके जो प्राइमरी फंक्शन है उनकी तरह। प्राइमरी फंक्शन जैसे हमने मैनेजमेंट फंक्शन का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग हमने पढ़ा। और दूसरा हमने पढ़ा फंक्शन रिलेटेड विद फाइनेंस हमने पढ़ा कि जैसे आपका कलेक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड हो गया, एलोकेशन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो गया। तो उसके अलावा ये जो सब्सिडरी फंक्शन है ये भी इक्वल इंपॉर्टेंट है जैसे आपके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। इन सब्सिडरी फंक्शंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मेंटेनिंग लिक्विडिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, अपकीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, अदर रूटीन फंक्शंस जो हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर को करने होते हैं। जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन पूरे कर लेंगे तो हमें फंक्शन मॉडर्न एज के अंदर जो फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल चेंज हुआ है, उसके अंदर क्या नई नई चीज़ें उसे परफॉर्म करनी पड़ रही हैं, फिर हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपने एक उसका परफॉर्मा बना लिया, फॉर्मेट बना लिया कि हमको आंसर कैसे करना है, हमें फाइनेंस के फंक्शंस को कैसे समझाना है। पहले प्राइमरी फंक्शन, ठीक है ना, फिर आपके फंक्शन, सब्सिडरी फंक्शन, और फिर उसके बाद आपके जो मॉडर्न एज के फंक्शन हैं हम उनको समझेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन से। प्राइमरी फंक्शन की हम बात करें तो
प्राइमरी फंक्शन के अंदर फर्स्ट आता है की मैनेजमेंट फंक्शन और सेकंड आता है फंक्शन रिलेटेड विद फाइनेंस। तो की मैनेजमेंट फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट की मीनिंग थी कि जो आपका मैनेजमेंट है वो क्या है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। वो हम कैसे करेंगे, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, इफेक्टिव प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, कोऑर्डिनेटिंग से, कंट्रोलिंग से। अब प्लानिंग के अंदर एक फाइनेंस मैनेजर को किस तरीके की प्लानिंग करनी पड़ती है। ए CFO हैज़ टू मेक फाइनेंशियल प्लानिंग इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है ना। उसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के प्लान बनाने पड़ते हैं। वो जो प्लान रिलेटेड होंगे, जो पॉलिसी रिलेटेड होंगे, वो किस रिलेटेड होंगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस क्या होगा, कि हम पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, उसका हम प्लानिंग करेंगे। फिर बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग की हम बात करें तो जो आपने फाइनेंसिंग की जो बात की थी प्रीवियस पॉइंट के अंदर प्लानिंग की, अब हम क्या करेंगे, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपका एलोकेशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन जब वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग करेगा तो उसको सभी डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेट बनाते हुए रखना है, ताकि जिस डिपार्टमेंट को फंड की ज़रूरत है उसको टाइमली फंड मिले, फंड के कारण वो सफ़र नहीं हो। फिर हम बात करेंगे कंट्रोलिंग की। देखो होता क्या है, जब फाइनेंस मैनेजर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग का, तो कहीं ना कहीं उसका जो उसने बजट या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रखा था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। तो बजट्स को एक्चुअल से कंपेयर करके वेरिएंस जो रहेगा, डिफरेंस जो रहेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और उसको डिफरेंस को कैसे दूर करेगा, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, जैसे बजटरी कंट्रोल है आपका, ऐसी जो फाइनेंशियल टूल्स हैं उनकी हेल्प से क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो ये जो हमने आपके फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन के अंदर हमने पढ़े थे की मैनेजमेंट फंक्शन, इसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शन रिलेटेड विद फाइनेंस। फंक्शन रिलेटेड विद फाइनेंस हमने लास्ट भी पढ़े थे, आपको याद हो हमने पढ़ा था कि फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले फंड्स को प्रोक्योर करता है। तो यहाँ पे हम एक्विजिशन या रेजिंग ऑफ फंड्स की बात करेंगे। जैसा कि हमने बात की थी कि फंड कितना चाहिए, कहाँ से आएगा, किस टाइम पे आएगा, ठीक है ना, कॉस्ट क्या होगी, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे बात करते हैं। एक्विजिशन ऑफ फंड या रेजिंग ऑफ फंड करते समय हमें ध्यान रखना है कि फंड जो होना चाहिए राइट सोर्स से होना चाहिए, राइट कॉस्ट पे होना चाहिए और राइट टाइम पे होना चाहिए और राइट फॉर्म में एट मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे एलोकेशन या इन्वेस्टमेंट की। जो हमने फंड्स रेज किया था उसको अब हमें खर्च करना है। तो खर्च हम किस में करेंगे, जैसा कि हमने वहाँ पढ़ा था, आपको याद हो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स के थ्रू पढ़ा था। फिक्स एसेट्स के अंदर जो हम खर्चा करते हैं हम कैपिटल बस्टिंग के टूल्स जैसे हमने पढ़े थे कि जैसे आपका पे बैक मेथड हुआ, ARR मेथड हुआ, NPV मेथड्स हुआ, उनकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि हम कौन से फिक्स एसेट्स में पैसा खर्च करें। ऐसे करंट एसेट्स के लिए यदि हमें करना है, जैसे करंट एसेट्स का मतलब ये हो गया जैसे आपका इन्वेंट्री हुआ, कैश हुआ, रिसीवेबल हुआ आपका, तो इनका कहीं ना कहीं हमें मैनेजमेंट करना होगा। वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की हेल्प से समझेंगे। ये तो था आपका फंक्शन रिलेटेड टू फाइनेंस का क्या, एलोकेशन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स का। तीसरा और लास्ट जो आता है फंक्शन रिलेटेड विद फाइनेंस का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का मतलब ये हुआ कि जो हमने सोर्स के रूप में जो कैपिटल को ली है, कैपिटल के बदले में हमें क्या पे करना पड़ता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर को जो प्री डिटरमाइंड डिविडेंड देना है, उसके बाद जो बचेगा उससे इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, तो उसके लिए हमें डिविडेंड पॉलिसी बनानी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का वर्क रहा। ये था अपना फंक्शन रिलेटेड विद फाइनेंस। ये जो हमने आपके जो फंक्शन पढ़े हैं की मैनेजमेंट फंक्शन और फंक्शन रिलेटेड विद फाइनेंस, ये दोनों ही फंक्शन किससे रिलेटेड हैं, ये दोनों ही फंक्शन आपके प्राइमरी फंक्शन से रिलेटेड हैं। अब हम बात करेंगे प्राइमरी फंक्शंस के बाद जो सेकंड आते हैं वो कौन से हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सब्सिडियरी फंक्शन, जो प्राइमरी फंक्शंस की तरह ही होते हैं। जैसे हम बात करेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, की जो डे टू डे एक्सपेंसेस रहते हैं उनको खर्च करने के लिए, जो उनको मीट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल कैश है या फिर नहीं है तो हमें उसके लिए फोरकास्ट करना होगा और उसका एक लेवल बना के रखना होगा। इसे हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, लिक्विडिटी हम मोस्टली विद इन ए वन फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो विद इन ए वन फाइनेंशियल ईयर यदि लिक्विडिटी देखनी है तो हम उसके लिए कैश बजट की हेल्प ले सकते हैं। तो कैश बजट को हम मैनेजमेंट ऑफ कैश के अंदर यहाँ पढ़ते हैं कि कैश का जो एडुकेट बैलेंस है वो कितना होना चाहिए और कितना हम कैश रखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ संस्थाएं जो बैंक से ट्रांजेक्शन करती हैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी लेती हैं। तो हमें पहले ही सबका लेवल डिसाइड कर लेना है कि भाई कैश इन हैंड का कितना
अमाउंट रहेगा और बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना अमाउंट रहेगा। अब बात करेंगे हम सब्सिडी फंक्शन के अंदर मेंटेनिंग लिक्विडिटी के बाद प्रॉफिटेबिलिटी जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स है वो जो आपके सोल प्रोप्राइटर हैं, जो ऐसे बिजनेस है जिनका एस्टेब्लिशमेंट ही प्रॉफिट अर्न करने से के लिए हुआ है, तो उनको तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना उनका की ऑब्जेक्ट रहा। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी रहते हैं जिनको अपने सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट्स, जिनको हम एनजीओ या नॉन गवर्नमेंट आपके जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, उनके अंदर हमें इतना प्रॉफिट तो अर्न करना पड़ेगा जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी को भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना है कि प्रॉफिट प्लानिंग क्या होगी, हमें प्राइस का फिक्सेशन कैसे करना है, गुड्स का प्राइस का डिटर्मिनेशन करना है, फिर हमें जो कॉस्ट आएगी, जो हम फंड रेज करेंगे उसकी कॉस्ट को हमें कम करना है, तो कॉस्ट ऑफ फंड या कैपिटल्स को कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि कैसे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें। फिर हम पढ़ेंगे जो थर्ड है सब्सिडी फंक्शन के अंदर मेंटेनिंग लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बाद वो है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ रिपोर्ट। तो होता क्या है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से, या जो आपने लास्ट में पढ़ा था कंट्रोल, कि हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन जो आते हैं उनके लिए हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो सब्सिडी फंक्शन के अंदर मेंटेनिंग लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बाद जो परफॉर्मेंस मेजर का है, उसके बाद हम बात करेंगे अपकीप ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ फंक्शंस। जो होता क्या है, फाइनेंस मैनेजर ने जो बहुत सारे काम किए उनके रिगार्डिंग उसके सपोर्ट में कुछ रिकॉर्ड्स भी रखने होते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, अपकीप ऑफ रिकॉर्ड्स या अदर रूटीन फंक्शन। तो वो सब्सिडी फंक्शन का जो है आपका लास्ट पार्ट है। अब हमने प्राइमरी फंक्शन पढ़े और सब्सिडी फंक्शंस करे। सब्सिडी फंक्शन के अंदर हमने लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग और अपकीप ऑफ रिकॉर्ड्स का हमने अभी पढ़ा। अब हम बात करेंगे जो अपना प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस के बाद जो अपना आता है सब्सिडी फंक्शन के बाद, वो आता है आपका फंक्शन ऑफ मॉडर्न एज सीएफओ। मॉडर्न एज सीएफओ वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये चीज़ें कुछ मिलती हुई रहेंगी पुरानी चीज़ों से, जैसे अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गोल्स। कॉर्पोरेट गोल्स क्या हो सकता है, किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गोल ये होता है कि उसका मार्केट ग्रोथ ज़्यादा हो, उसका मार्केट शेयर ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं उस मार्केट शेयर को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन करना होगा। प्रोडक्ट्स के थ्रू कंपनी के गोल्स को हमें क्या करना है, अचीव करना है। फिर क्या है अपना फाइनेंशियल प्रोजेक्शन या फोरकास्टिंग। जैसा कि हमने बताया था कि जो भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, फोरकास्ट बनाना पड़ता है। हम बहुत सारे बजट बनाते हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए हम फाइनेंशियल बजट जैसे बनाते हैं। इसके अलावा जो भी हम बजट्स की हेल्प लेते हैं उसका पर्पस यही होता है कि हमारी फोरकास्टिंग क्या रहे, सही रहे। तो ये आपका सेकंड वर्क है एक मॉडर्न एज सीएफओ का। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो रहता है, जो अपने रूल्स और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए डिसाइड किए हैं, उनका प्रॉपर हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ सभी स्टेक होल्डर के लिए क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर, कि जो रूल्स हैं, लॉ हैं और जो रेगुलेशन है वो फॉर्मुलेट हुए हैं, तो उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। तो फिर अपना जो फंक्शंस आता है अचीविंग कॉर्पोरेट गोल्स के बाद, वो आता है अपना फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, वो भी हमने कर लिया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हमने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन इनिशिएटिव्स। मर्जर एंड एक्विजिशन इनिशिएटिव्स जो है ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग की हेल्प लेते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लास्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फाइनेंशियल मॉडलिंग टॉपिक आएगा। वहाँ पे रहता है कि हमें किसी भी डिसीजन के लिए पहले हमें एक मॉडल बनाना होगा, और उस मॉडल के बेस पर हमें क्या करना होगा, डिसीजन करना होगा कि हमें न्यू प्रोडक्ट्स लाइन में जाना है, हमें टेक्नोलॉजी से टाई अप करना है, हमें कोलैबोरेशन करना है फॉरेन फर्म्स के साथ, हमें फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, या फिर टाई अप करना है किसी न्यू मार्केट के साथ, न्यू कंट्री के साथ। तो वो कहीं ना कहीं मर्जर एंड एक्विजिशन का जो पार्ट है, फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। तो वो भी एक फाइनेंस मैनेजर का काम है। फिर आता है अपना रिस्क मैनेजमेंट। देखो, जब भी हम फाइनेंशियल मॉडलिंग करेंगे या फाइनेंशियल, एक आता है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशंस लाना होगा। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कैश इनफ्लो, सर्टेन कैश इनफ्लो में जो मिलते थे, अब उनमें वेरिएबिलिटी आ जाएगी। वेरिएबिलिटी का मतलब ये हुआ, जब हम इनोवेशन लाएंगे तो हो सकता है कि हमारा उससे होने वाला इनकम वो
अनसर्टेन हो, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो जहाँ भी अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होती है तो वहाँ पे क्या आता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का जो आपका फैक्टर है वो रिस्क मैनेजमेंट की हेल्प से हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक सीएफओ का ये काम भी है कि वो क्या करे, रिस्क मैनेजमेंट करे। फिर लास्ट आता है अपना फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को जैसे हमने पढ़ा था कि जो इंजीनियरिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स से मैथमेटिकल मॉडल जो रहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो मॉडल रहते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। तो ये हमने एक चीफ सीएफओ के हमने क्या पढ़े यहाँ पे, बोलो, हमने उनके फंक्शंस पढ़े। तो यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चंस था अपना कि फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फंक्शन ऑफ ए चीफ ऑफिसर को हमने पूरा किया। अब हम पढ़ते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए पहले हमें ये समझना हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, हमने उसके स्कोप्स या हमने उसके फंक्शंस की बात की। तो अब हम उनको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स को यूज़ करने से कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट्स भी होने वाला है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। अब यदि आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पूछेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द प्रेजेंट डे बिजनेस। तो उसमें आपको बताना है कैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है, उसको हम इस क्वेश्चंस के अंदर एनालिसिस करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, पब्लिक अंडरटेकिंग हो, वहाँ पे ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंस है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि जो इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो स्टेक होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर में कौन कौन आता है, हमारे शेयर होल्डर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, कस्टमर आते हैं, पब्लिक आती है, गवर्नमेंट आती है, मैनेजमेंट आती है। तो ये जो हम यहाँ पे स्टेक होल्डर के नेम पढ़ रहे हैं, एक तरीके से हमने अकाउंटिंग जब पढ़ी थी तो हमने इनको किस नाम से पढ़ा था, इनको हमने पढ़ा था यूज़र ऑफ अकाउंट्स के नाम से पढ़ा था। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो यूज़र ऑफ अकाउंट है, जिनको हम स्टेक होल्डर यहाँ बोल रहे हैं, उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंस है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। आते हैं देखो आगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें 3 स्टेप्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझना है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो अकॉर्डिंग टू द साइज या टाइप होते हैं, वो आपके स्मॉल, मीडियम या लार्ज साइज एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ है ना, पीईजी, और इसके अलावा सर्वाइवल और स्टेबिलिटी रहती है। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं कि पीईजी, पैक लगाने से सर्वाइवल और स्टेबिलिटी आती है। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको यदि हमें पूरा करना है तो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हेल्प लेनी होगी, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से हम ऐसे डिसीजन लेंगे जो हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और आपकी ग्रोथ को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नॉन प्रॉफिट या ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो एनजीओ टाइप के रहते हैं, नॉन गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। आपने कुछ एनजीओ सुने होंगे, जैसे आपका बीइंग ह्यूमन है। तो जो आपके एनजीओ रहते हैं, जो गवर्नमेंट्स जैसे आपकी गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव से जो एनजीओ रहते हैं, ये ऐसे एरिया में जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ ये क्या करते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं मेडिकल की फेस में कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन के फेस में कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं लोगों को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, इनका भी मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर की रोल क्यों बढ़ेगी, यहाँ तो प्रॉफिट तो है ही नहीं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो नॉन गवर्नमेंट या
चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको इतना प्रॉफिट तो अर्न करना होता है कि वो अपनी कॉस्ट को क्या कर सकें, कॉस्ट को रिकवर कर सकें। तो उन प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस मैनेजर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई आपका एनजीओ है, वो क्या करता है, एजुकेशन के फील्ड में है, तो उस एजुकेशन के फील्ड में जो वो खर्चा करेगा तो कहीं ना कहीं उसको किसी से डोनेशन या रेवेन्यू लेना होगा, और वो जो अमाउंट कलेक्ट करेगा उसके और भी सोर्स उसको ढूंढने होंगे, नए सोर्स ढूंढने होंगे, और उन सोर्स के बेस पे वो क्या करेगा, उन उन सोर्स को क्या करेगा, फिर वो यूटिलाइज कैसे करेगा, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेगा कि भाई कि जो हम एजुकेशन के फील्ड में यदि एनजीओ हमारा काम कर रहा है तो एजुकेशन के हम ऐसे इक्विपमेंट्स पर खर्च करें जिससे लोगों को बेनिफिट्स हो। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट में, चाहे वो नॉन प्रॉफिट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे भी उसका रोल बराबर ही है। हम बात करेंगे गवर्नमेंट या प्रॉफिट सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। जो गवर्नमेंट या जो आपकी पीएसयू जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो बैंक्स रहते हैं जैसे गवर्नमेंट्स बैंक्स हैं, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है जब उनका नॉन परफॉर्मिंग असेट, जब वो जो पैसा देते हैं वो कहीं डूब जाता है, कहीं फंस जाता है। तो एक फाइनेंस मैनेजर होता है तो फाइनेंस की क्या रिकवरी ईजिली कर सकता है, वो नई नई टेक्निक्स या टूल्स की हेल्प से क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। उसको यदि किसी को पैसा उधार देना है तो उसकी क्रेडिट वर्थीनेस को चेक कर सकता है। तो वो सब चीज़ें एक फाइनेंस मैनेजर जो करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अचीवमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि जो अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ऐसे आप समझ गए होंगे कि जैसे हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर ली, हमने नॉन प्रॉफिट या नॉन गवर्नमेंट या ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट की भी बात कर ली। तो अब हमने गवर्नमेंट में भी देखा कि फाइनेंशियल मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हमें ये समझ आ गया होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन चाहे किसी भी लेवल पर किसी भी फॉर्म में वर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें क्या करता है, हेल्प करता है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो फंक्शन थे हमें वो परफॉर्म करने होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो ऐसे हम अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको समझ सकते हैं। तो ये हमने इंपॉर्टेंस देखी थी अलग अलग टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे स्टेक होल्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑल टाइप ऑफ स्टेक होल्डर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो यूजर्स ऑफ अकाउंट है उनका क्या इंटरेस्ट है। जैसे इस शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि जो पैसा उसने बिजनेस के अंदर लगाया है उस पर जो उसको डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड मिलेगा वो टाइमली मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका परसेंटेज क्या रहेगा, क्या रिस्क का लेवल रहेगा। तो वो पुराने जो भी डेटा हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर ने बनाए होंगे उसकी हेल्प से क्या कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। ऐसे इन्वेस्टर या क्रेडिटर, इन्वेस्टर और क्रेडिटर वो रहते हैं, इन्वेस्टर वो रहते हैं जो नगद पैसे देते हैं और क्रेडिटर वो रहते हैं जो कोई मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हैं क्रेडिट पर कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो वो भी क्रेडिट वर्थिनेस को चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं रिकवरेबिलिटी जो वापसी होगी रुपए की वो टाइम पे होगी या फिर नहीं होगी। एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉई क्या देख सकते हैं, एम्प्लॉई देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर वो वर्क कर रहे हैं उनकी यदि प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूटी है प्रॉफिटेबिलिटी तो कहीं ना कहीं वो बोनस की डिमांड कर सकते हैं। और यदि प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये देखना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है या फिर नहीं है। तो वो एम्प्लॉई के लिए हेल्प करेगा। कस्टमर्स क्या रहते हैं, कस्टमर्स वो रहते हैं जो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो कस्टमर यदि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि हमें जो आगे मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी में इनोवेशन होगा, कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होगा। तो यदि इसके रिवर्स है तो वो समझ जाएंगे कि अब हमें स्विच ओवर करना होगा, अब हमें किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स में जाना होगा। ऐसे ही हम बात करेंगे पब्लिक आपको पता है कि हमें एक कहावत है, ये पब्लिक है भाई सब जानती है। तो वही चीज़ है कि एक पब्लिक को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उससे वो चाहती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेनिफिट में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में वो क्या करे, कुछ ना कुछ फंड रेज करे। आपने देखा होगा कोविड-19 के अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने हमें हेल्प की, किसके अंदर फंड को, पैसे को इकट्ठा करने के लिए। जो प्रधानमंत्री जी का जो फंड था उसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने पैसा लगाया, जो इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सोशल वेलफेयर में
काम में आ रही है, तो उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक फाइनेंस मैनेजर है वो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझता है। ऐसी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स ये देख सकती है जो कि जो उसको टैक्स मिल रहा है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसकी फॉर्म में उसने कितना पैसा कलेक्ट किया है, तो वो तो आपका क्या हुआ, रेजिंग ऑफ फंड्स। और उस फंड कलेक्टेड फंड को उन्होंने यूटिलाइज कहाँ किया है, वो हम आपने देखा होगा इंडिया के अंदर एक CAG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। वो क्या करता है, वो यही देख रहा है प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर, वो ये देखता है कि जो भी खर्चा हुआ है वो उसी समझ से गवर्नमेंट ने किया है जिस समझ से एक आम आदमी अपने खर्चे करता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये देख सकती है कि जो उसने फंड रेज किया है और जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए पैसा खर्च किया है वो सही तरीके से किया है नहीं किया है। वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे फाइनेंस मैनेजर्स की फॉर्म में हम अच्छे से काम करेंगे। फिर बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दोनों मोस्टली एक ही देखे जाते हैं, पर किसी किसी संस्था के अंदर जब बड़े स्केल पर काम होता है वहाँ पे मैनेजमेंट और जो आपके एम्प्लॉय रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्यों आता है, मैनेजमेंट जो रहता है वो एम्प्लॉय से नहीं जुड़ता, वो एम्प्लॉयर से जुड़ता है। वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक मिडिल पाथ होता है। तो मिडिल पाथ की जो फॉर्म रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वही हमारी जो ब्रांड है उसकी इमेज को बनाने में, मार्केट शेयर्स को कैसे में बढ़ाना है, वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ या प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों में से किस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है, तो उसका वो डिसीजन किस बेस पर ले सकता है मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टूल्स पर ले सकता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ भी हमारी मदद करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो हमने ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमने इंपॉर्टेंस देखी ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्स्ट हमने देखी थी, आपने देखा हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल, गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने इंपॉर्टेंस टू स्टेक होल्डर देखी, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कस्टमर, पब्लिक, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट। तो अब हम इसको समराइज करते हैं कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ऑल टाइप ऑफ लेवल है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने देखा हो जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया होते हैं, जैसे प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, पर्सनल है, मटेरियल है, इन्वेंट्री है, सब में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कोऑर्डिनेशन रहता है। यदि टाइमली फंड नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हम रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन प्रोसेस भी सफ़र होगी, कहीं ना कहीं अकाउंट्स वाले भी टाइमली सैलरी नहीं बना पाएंगे जब फंड्स नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक फाइनेंस मैनेजर को जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया हैं, चाहे HR हो, मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो और चाहे आपका प्रोडक्शन ऑपरेशन हो, तो उसको सबके साथ क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर ये पढ़ा कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।